विद्यार्थियों नमस्कार। जय भारत जय हिंद। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जे मान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, अध्ययन और अनुसंधान की इस श्रृंखला में आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ उसका संबंध राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के पाठ द्वितीय के विद्यार्थियों के लिए और अध्ययन की श्रृंखला के अंतर्गत मैं आज उनसे राजस्थान के इतिहास के बारे में बात करने वाला हूँ। इससे पहले विद्यार्थियों, इस व्याख्यानमाला के अंतर्गत मैंने आपसे बात की थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ द राठौड़ किंग्स ऑफ द मारवाड़, और इसी श्रृंखला के अंतर्गत इससे तुरंत पहले की कक्षा में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से मारवाड़ के राठौड़ राज्य के वास्तविक संस्थापक या मारवाड़ के राठौड़ों के प्रथम पराक्रमी शासक राव जोधा ने किस प्रकार से स्वतंत्र जोधपुर राज्य की स्थापना की और एक प्रकार से मारवाड़ को मेवाड़ के संकट से मुक्त कराया, और साथ ही साथ राठौड़ों के परंपरागत ठिकाने मंडोर को उन्होंने बदलते हुए राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में और सुरक्षा की दृष्टि से राजधानी के लिए उपयुक्त नहीं माना और एक नवीन दुर्ग का निर्माण करवाया जो इतिहास में मेहरानगढ़ दुर्ग के नाम से जाना गया। विद्यार्थियों, राव जोधा के पश्चात मारवाड़ की सत्ता राव सातल के हाथ में आई। राव सातल ने अपने ससुर जैसलमेर के देवीदास से मारवाड़ के लिए कुंतल का प्रदेश प्राप्त किया और उसने मारवाड़ राज्य का विस्तार करने की कोशिश की। इस प्रक्रिया में उसे अजमेर के मुस्लिम शासकों से भी उलझना पड़ा। उसके समय में बाड़मेर, कोटड़ा और जैतारण के कुछ परगने भी उसके अधिकार में आए। उसके बाद उसका छोटा भाई सूजा मारवाड़ का शासक बना। सूजा के समय में एक नए प्रकार का समीकरण मारवाड़ की राजनीति में डेवलप होने लगा और वे लोग जिन्हें कि राव जोधा ने मारवाड़ के इलाके जागीरों के रूप में दिए थे, सामंतों के रूप में उनको अधिस्थापित किया था, अब वे लोग मारवाड़ की सत्ता को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे और एक प्रकार से व्यावहारिक रूप से अपना स्वतंत्र वजूद बना रहे थे। और इनमें मेड़ता का बिरमदेव भी प्रमुख था। अजमेर मेड़ता उसके पास था और उसकी निगाहें सोजत पर भी थी। तो कुल मिलाकर यह मारवाड़ की राजनीति में एक बदलते हुए परिवर्तन का संकेत था। और साथ ही साथ स्थिति और भी ज़्यादा विकट तब हो गई जबकि सूजा के समय में बीकानेर के राठौड़ों ने, जो इनका संबंध मूल रूप से जोधपुर से ही था, उन्होंने जोधपुर के ऊपर हमला भी किया। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए हमें उस दौर में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको गंभीरता से समझने की जरूरत है। सूजा के बाद उसका पौत्र गांगा मारवाड़ का शासक बना। विद्यार्थियों, ये ध्यान रहे, पुत्र नहीं बल्कि पौत्र। पहली बार हमें व्यापक रूप में इस बात का उदाहरण मिल रहा है कि मारवाड़ के सरदारों ने परंपरागत उत्तराधिकार के, वरिष्ठ उत्तराधिकार के या ज्येष्ठ उत्तराधिकार के सिद्धांत को दरकिनार किया और गंगा को मारवाड़ का शासक बनाया। विद्यार्थियों, गंगा का दौर मारवाड़ के लिए एक प्रकार का नए परिवर्तन का दौर था। गंगा अपने दौर के सुयोग्य और पराक्रमी शासकों में से एक था। उसने मारवाड़ राज्य की सीमाओं का विस्तार बड़ी सावधानीपूर्वक किया। उसके समय की राजनीतिक स्थिति अपने दौर में एक व्यापक परिवर्तन वाली राजनीति थी। गंगा के समय में जो हम स्थिति देख रहे हैं वो दिल्ली के ऊपर हम लोदियों की हुकूमत देख रहे हैं और साथ ही साथ मेवाड़ में यह समय महाराणा संग्राम सिंह का था। शक्तिशाली महाराणा संग्राम सिंह, जो इतिहास में महाराणा सांगा के नाम से जाने गए, 1509 से लेकर 1527 ईस्वी तक महाराणा सांगा गंगा के बहनोई थे और इस नाते ईडर की लड़ाई के समय जब सांगा को मदद की आवश्यकता हुई तो खुद गंगा अपनी सेना लेकर मदद के लिए गए। और यही नहीं बल्कि जब खानवा की लड़ाई हुई थी 1527 में, 27-28 में, तो उस वक्त भी गंगा ने अपने बेटे, इतिहास प्रसिद्ध राव मालदेव, जिसके बारे में कहा जाता माइटी मालदेव ऑफ मारवाड़, मारवाड़ का शक्तिशाली मालदेव,
जिसके बारे में आपसे आगे की कक्षा में विवेचन करूंगा। तो मालदेव को खानवा के युद्ध में मदद के लिए भेजा और बाद में खानवा के मैदान से बसवा तक लाने में, राणा सांगा को बसवा तक लाने में जो सरदार थे उनमें भी मालदेव का महत्वपूर्ण योगदान था। तो विद्यार्थियों, गांगा ने बड़ी सूझबूझ के साथ मारवाड़ राज्य को संभाला। गांगा की मृत्यु के बारे में इतिहासकारों के अंदर अलग अलग मत हैं। इतिहासकार विश्वनाथ रेऊ अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि एक समय की बात है, गांगा किले की दीवार के ऊपर बैठा हुआ था और अफीम की पिनक में वह किले की दीवार के नीचे गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन काफ़ी इतिहासकारों का यह मानना है, जैसे मुडियार की ख्यात और जोधपुर राज्य की ख्यात के विवरण के आधार पर डॉक्टर ओझा ये मानते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि स्थिति इस प्रकार की बन गई हो जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि मालदेव ने ऐसे वक्त अपने पिता की हत्या की। तो जो कुछ भी हो, हमें सारे विवरण मिल रहे हैं। एक विवरण ये कह रहा है कि साहब कि मालदेव ने अपने पिता की हत्या की, और दूसरा विवरण ये कह रहा है कि गांगा स्वयं अफीम की पिनक में किले की दीवार के नीचे गिर गया। लेकिन इन परिस्थितियों का गंभीरता से अगर विश्लेषण किया जाए तो विश्लेषण के उपरांत हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि यदि गंगा की हत्या वाकई की गई होती तो उस वक्त की जो राठौड़ राज्य की प्रकृति है, राठौड़ सरदारों का जो स्वभाव है, तो वो ऐसी स्थिति में पितृहंता मालदेव को किस प्रकार से शासक स्वीकार कर सकते थे। तो इस बारे में लेकर इतिहासकारों में अभी भी कोई निश्चित रूप से एक मत नहीं हो पाया, और विद्यार्थियों चिंतन या ऐतिहासिक अध्ययन इसी विचारधारा का नाम है, इसी को इतिहास में शोध कहते हैं। तो ये दोनों प्रकार की विचारधाराएं हमें मिलती हैं। तो हम ये देखते हैं कि 1531 में राव गंगा की मृत्यु के बाद मारवाड़ एक नए शक्तिशाली राजा की कमांड में आता है, जो मालदेव के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों, मालदेव का न केवल मारवाड़ के इतिहास में, न केवल राजस्थान के इतिहास में, बल्कि संपूर्ण भारत के इतिहास में मालदेव का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसा कहा जाता है कि मालदेव एक ऐसा शक्तिशाली राजा था जिसके बारे में निजामुद्दीन अहमद ने अपने ग्रंथ तबाक़त-ए-अकबरी में लिखा था कि मालदेव की कमान में, मालदेव के झंडे के नीचे 50,000 राजपूत हमेशा तैनात रहते थे। अकबर के दरबारी कवि और लेखक अबुल फजल अपने ग्रंथ अकबरनामा और आईने अकबरी में भी मालदेव की वीरता की प्रशंसा करते हैं। मालदेव का चारण कवि आशा बारठ तो मालदेव की प्रशंसा में काफ़ी अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से लिखता है। वह लिखता है कि मैंने विष्णु, शिव आदि देवताओं में कोई भी ऐसा देवता नहीं देखा जो एक प्रकार से मालदेव की बराबरी कर सके। वह काल का नाशक है, जनता का रक्षक है। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें मिलती है। हालांकि ये काफ़ी अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण है। ऐसा कहा जाता है कि मालदेव के राज्य में 58 परगने थे और उसने अपने जीवन में 52 लड़ाइयाँ लड़ी और केवल सभी में विजय प्राप्त की। केवल एक ही लड़ाई जो कि उसने की दिल्ली के शक्तिशाली शासक शेरशाह सूरी के खिलाफ लड़ी, उसमें वह वापिस आया। तो कुल मिलाकर स्थिति इस प्रकार से थी मालदेव के बारे में कि ऐसा कहा जाता है कि वह पहला शासक था जिसने कि मारवाड़ राज्य को व्यापक तौर पर एक किया। लेकिन मालदेव के साथ कुछ कमजोरियां भी थी। उसने उस दौर की परिस्थितियों का पूरी तरीके से फ़ायदा नहीं उठाया, क्योंकि यह दौर काफ़ी हद तक मालदेव के लिए अनुकूल भी था। यदि वह हुमायूं की सही तरीके से सही समय पर मदद करता, या ये कही कि वो अपने सरदारों जेता और कूफा की बातों पर यकीन करता, तो निश्चित तौर पे
मारवाड़ का इतिहास काफ़ी अलग होता। लेकिन जो भी हो, ऐसा संभव हो नहीं सका। और हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से स्थिति इस प्रकार की कायम हो रही है कि मालदेव के बाद मारवाड़ एक प्रकार से मुगल आधिपत्य के शिकंजे में धीरे धीरे कसता जा रहा था। तो इस प्रकार की स्थिति जो भी थी, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि मालदेव के बारे में अभी भी काफ़ी बातों को जानना जरूरी है और काफ़ी बातों को समझने की बात भी जरूरी है। तो मालदेव के बारे में हमें कुछ बातें बुनियादी तौर पर देखने की ज़रूरत है। मैं आपको उन बातों को कई भागों में बांटकर समझाऊंगा। पहली बात तो ये है कि हमें इस बात को जानने की ज़रूरत है कि राव गागा की मृत्यु किस प्रकार से हुई। जैसे कि रेऊ का मत है कि वह अफीम की पिनक में किले के नीचे गिर गया, और इतिहासकार ओझा भी इस बात को यह मानते हैं कि महत्वाकांक्षी मालदेव ने अपने पिता को धक्का देकर गिरा दिया। लेकिन मुंडियार की ख्यात और जोधपुर राज्य की ख्यात के आधार पर गोपीनाथ शर्मा भी गंगा की हत्या में मालदेव का हाथ मानते हैं। तो एक तरफ ये विचार है, दूसरी तरफ नैन्सी और बाकीदास जैसे लेखकों द्वारा इस घटना का जिक्र नहीं किया जाना इस बात का प्रमाण है कि गंगा की मृत्यु स्वाभाविक हुई थी। तो इस तथ्य पे मैं आपको अगली कक्षा में विस्तार से जानकारी दूंगा, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि मालदेव ने किस प्रकार से सत्ता का विस्तार किया और किस प्रकार से मारवाड़ राज्य की परंपरागत व्यवस्था को बदला और उसने अपने सामंतों की ताकत को कुचला। क्योंकि उससे जस्ट पहले उसके रिश्तेदार जो अलग अलग परगनों में सामंत थे, कोई जैसलमेर में था, कोई पोखरण में था, कोई फलोदी में था, कोई सासलमेर में था, तो वे केवल रस्मी तौर पर जोधपुर के राजा को अपना राजा मानते थे, लेकिन व्यावहारिक तौर पर वे स्वतंत्र थे। तो उनकी उद्दंडता की प्रवृत्ति को नियंत्रित करना और उन्हें भाईबंद सामंत की बजाय भाईबंद चाकर की अवधारणा में मालदेव ने डाला। मालदेव ने अपने सामंतों को यह स्पष्ट कर दिया कि उनका वजूद या उनका राज्य तब तक है जब तक कि मालदेव ऐसा चाहता है, और उसने इस बात को न केवल कहा बल्कि व्यावहारिक दृष्टि से साबित भी कर दिया। उसने मेड़ता के वीरमदेव को परास्त किया और साथ ही साथ बीकानेर के राठौड़ों पर भी उसने हमला किया। तो इन सभी तथ्यों के बारे में मैं आगे की कक्षा में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। जय भारत, जय हिंद।